Good morning, students. So, today we are going to start a very important topic, and that is economic environment in India. So, let's start. The economic environment relates to all the economic determinants that influence commercial and consumer compliances. The economic environment of business in India has been steadily changing, mainly due to the government policies. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया का बहुत जल्दी चेंज हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसीज को रैपिडली रैपिडली चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है? सो दैट कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेटर हो सके देन बिफोर। क्लियर? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? वो सारे फैक्टर्स, वो सारे डिटर्मिनेंट्स जो एक कंपनी की कमर्शियल और कंज्यूमर जो एक्टिविटीज हैं उनको इफेक्ट करती है। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, और कंज्यूमर एक्टिविटीज या कंज्यूमर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी ने कंज्यूमर्स की नीड एंड प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करना है। तो उस प्रोसेस में क्या कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। क्लियर? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा था? द इंडियन इकोनॉमी वॉज मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल इन करेक्टर। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था वो मेनली एग्रीकल्चरल था और रूरल था। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। सी पॉइंट, अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन विलेजेस। 85% जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी। प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट यूजिंग इरिगेशनल लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी। क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया इतना डेवलप नहीं था, तो तब के टाइम में जो लोग इरिगेशन करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, तब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी में हो। तो जो फार्मर्स थे वो लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। मेनली लेबर इंटेंसिव जो चीज़ें थी उनको उनका यूज़ किया जाता था। क्लियर? कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट्स तब नहीं थे। ई पॉइंट, देयर वॉज नो गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम। लोगों की जो हेल्थ थी वो भी सही नहीं थी क्योंकि लोगों को प्रॉपर खाना, प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिलते थे, तो बहुत सारे लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार थे। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आता है, in order to solve economic problems of our country, the government took several steps, including control by the state of certain industries, central planning, and reduced importance of private sector. The main objectives of India's development plans were, so इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया, इनिशिएट किया, जिसके की ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थे। पॉइंट ए, इनिशिएट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। डेवलपमेंट प्लान्स के ये ऑब्जेक्टिव थे कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमने अपने इंडिया में से, इंडियन इकोनॉमी में से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को कम करना है या दूर करना है, और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है। बी पॉइंट, become self-reliant and set up a strong industrial base with emphasis on heavy and basic industries. इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, वो सेल्फ रिलायंट हो,
मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो। जैसे कि अगर हमारी कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो हम हमारी जो कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज कहीं और से इंपोर्ट करवा रही है, वही गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों ना हम खुद से प्रोड्यूस करें। क्लियर? तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट बनेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी। सी पॉइंट, रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तब के टाइम में जो इनकम और वेल्थ जो लोगों में थी, उसमें बहुत ही डिफरेंसेस थे। क्लियर? कुछ लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे, और कुछ लोग थे वो बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया था। Next point, adopt a socialistic pattern of development based on equality and prevent exploitation of man by man। तब के टाइम पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती थी कि वहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न को फॉलो किया जाए, और जिसमें क्या हो, इक्वालिटी हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। क्लियर? In accordance with economic planning, the government gave a lead role to the public sector for infrastructure industries, whereas the private sector was broadly given the responsibility of developing consumer goods industry. As a part of economic reforms, the government of India announced a new industrial policy in 1991. So, इसी के आगे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि हम लीड रोल किनको देंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। इन विच इंडस्ट्रीज? इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। और प्राइवेट सेक्टर को क्या काम दे दिया कि आप कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करोगे। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जो कंज्यूमर डायरेक्टली अपनी कंजम्पशन के लिए खरीदता है, परचेज करता है। ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर क्या परचेज कर सकता है, फूड, क्लॉथिंग एक्सेट्रा, बीवरेजेस। तो ये क्या है, कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया इन जुलाई 1991। उसके क्या फीचर्स थे? द गवर्नमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग टू 6। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव लिया कि सारी जो इंडस्ट्रीज हमने लिस्ट बनाई थी कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इनको लाइसेंस, अगर इनको लाइसेंस मिलेगा तभी ये अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ने उन इंडस्ट्रीज की लिस्ट को 6 तक कर दिया। ओनली 6 इंडस्ट्रीज ही ऐसी थी जिनको लाइसेंस मिलेगा तब ही वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो बिना लाइसेंस के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो 6 इंडस्ट्रीज हैं, इनमें आ सकता है जैसे लिक्वर इंडस्ट्री है, अल्कोहलिक इंडस्ट्री, सिगरेट की इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने स्पेसिफाई करी हैं। देन बी पॉइंट है, मैनी ऑफ द इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडर द अर्लियर पॉलिसी वर डी रिजर्व्ड। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज ही काफ़ी होंगी, बाकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर भी उनमें अपना हाथ आजमा सकता है। क्लियर? और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज सही से काम नहीं कर रही, सिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सी पॉइंट है, दिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में डिस इन्वेस्टमेंट करी गई। ठीक है, और डी रिजर्व करी गई, रिजर्वेशन उनमें से हटा दी गई। डिस इन्वेस्टमेंट क्यों करी गई? क्योंकि कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था उनको स्टार्ट किए हुए, बट कोई भी उनमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था, जिनको कि सिक इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि उन इंडस्ट्रीज को डिस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड।
the share of foreign equity participation was increased, and in many activities 100% foreign direct investment was permitted. उसके बाद गवर्नमेंट ने ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया कि हम फॉरेन कैपिटल को लिबरलाइज कर देंगे। मतलब कोई भी अगर अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, अगर फॉरेन कैपिटल हमारे इंडिया में आ रही है तो हम उसके सामने कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड। एफडीआई क्या होता है कि अगर कोई फॉरेनर, कोई फॉरेन कंट्री, कोई फॉरेन इन्वेस्टर अगर चाहता है कि दूसरी कंट्री में जाके मैं अपना बिजनेस करूं, दूसरी कंट्री में अपने पैसे लगाऊं, तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी को लिबरलाइज किया, उनको पूरी इंडिपेंडेंस दी कि आप एफडीआई इंडिया में कर सकते हो। क्लियर है?